बुद्धि की मुक्ति, नव्य मानवतावाद, प्रभात रंजन सरकार द्वारा दी गई पुस्तक। अध्याय 3, भौम भाव प्रवणता। मैंने मानवतावाद के संबंध में समझा दिया। दर्शन का यह एक गहन और सूक्ष्म तत्व है। भक्ति और ईश्वर निष्ठा आज के जगत के मनुष्य की सर्वोच्च संपदा है, जो बाहरी आघात से बार बार आहत होती रहती है और जिसे नष्ट करने का प्रयास भी चलता रहता है। इन आघातों का सामना करने के लिए मनुष्य के पास कुछ न कुछ साधनों का होना आवश्यक है। भौम भाव प्रवणता और सामाजिक भाव प्रवणता का किस तरह सामना किया जाए और अपने अंतर्मन की पवित्र भाव संपदा को उनके आघात से किस तरह बचाया जाए, इन बातों को लेकर मैंने पिछले रविवार को चर्चा की थी। अब इस बात की विवेचना की जाए कि ये जो विभिन्न प्रकार की भौम भाव प्रवणता, सामाजिक भाव प्रवणता और तथाकथित मानवतावाद है, ये सब क्या है, इनका यथार्थ क्या है। मनुष्य का अस्तित्व 5 भौतिक धरातल से अधिक मानसिक धरातल से जुड़ा हुआ है। अन्य जीव जंतुओं की सत्ता मुख्यतः भौतिक धरातल पर ही काम करती है, किंतु मनुष्य मुख्यतः मानसिक जगत का प्राणी है। मान लो किसी ने तुम्हारे मन को कष्ट पहुंचाया और उसके बाद तुम्हारे सामने खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन रखा, तो तुम उसे खाना नहीं चाहोगे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम मन प्रधान जीव हो। मनु शब्द का अर्थ है मन प्रधान जीव। मनु शब्द में स्न प्रत्यय लगाने से मानव शब्द बना है। मन के अनेक कार्य हैं, जैसे चिंतन करना और स्मरण रखना इत्यादि। मन यह सब तो करता ही है। इसके अतिरिक्त मन की कार्य पद्धति 3 प्रकार की है: विवेक कॉन्शसनेस, भाव प्रवणता सेंटिमेंट और सहजात वृत्ति इनबॉर्न इंस्टिंक्ट। विवेक की कार्य पद्धति कैसी होती है? इसे करना उचित है या अनुचित, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करते करते, बुद्धि से तर्क करते करते मनुष्य जब उचित पथ को चुन लेता है, उसे ही विवेक कहते हैं। विवेक के पथ पर चलते समय मनुष्य के सामने हमेशा 2 विकल्प रहते हैं और दोनों विकल्प पास पास ही रहते हैं: औचित्य और अनौचित्य, करणीय और अकरणीय, चर्य और अचर्य। इसलिए विवेक के पथ में गति तो है, लेकिन अधिक तीव्र गति नहीं है, क्योंकि एक बार औचित्य को देखना है, मन ही मन उस पर विचार करना है, फिर अनौचित्य को भी देखते हुए उसके बारे में सोचना है और अंततः निश्चय करके एक सिद्धांत पर पहुंचना है। इसलिए विवेक के पथ पर डबल मार्च करना, तेज गति से चलना संभव नहीं है। अर्थात विवेक के पथ पर गति वृद्धि तो है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। भाव प्रवणता यह मन की दूसरी कार्य पद्धति है। इसमें उचित और अनुचित का विचार नहीं है। कोई बात पसंद आई पर बैठते ही रक्त चूसने लगता है, अच्छा बुरा उसकी समझ में नहीं आता। उनमें भाव प्रवणता भी नहीं रहती, उनमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। थोड़े बहुत विकसित प्राणियों में भाव प्रवणता सहजात वृत्ति पर हावी हो जाता है और अधिक विकसित जीवों पर, जैसे कि मनुष्य में, भाव प्रवणता, तर्क शक्ति और विचारशीलता या विवेक सभी रहते हैं। भाव प्रवणता हानिकारक है। कोई यदि युक्ति के पथ को छोड़कर भाव प्रवणता के पथ को अपनाता है, तो उसके विपत्ति में पड़ने की संभावना 100% रहती है। यह बात तो ठीक है, किंतु इसके साथ ही साथ और भी बड़ी विपत्ति दिखाई देती है। भाव प्रवणता के पथ पर चलते समय उचित अनुचित की बात कोई नहीं सोचता। उस समय होता है क्या कि जब मनुष्य एक लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है, तो रास्ते में जो भी अंधविश्वास और तर्कविहीन बातें आती हैं, उन्हें वह आंख मुंह बंद करके चुपचाप मान लेता है। भाव प्रवणता के पथ का अनुसरण करने के कारण उसके मन में
औचित्य और अनौचित्य को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि होना यह चाहिए कि मनुष्य युक्ति के पथ पर चले। युक्ति मनुष्य की संपदा है, यह मानसिक धरातल की वस्तु है जो कि अन्य जीवों में नहीं है, और जिस मनुष्य के अंतर्मन में भक्ति और बाह्य जगत में युक्ति रहती है, उसकी जय अवश्यम भावी है। एकमात्र वे लोग ही इस धरती पर महान कार्य कर जाते हैं जो लोग भाव प्रवणता के प्रभाव में आ जाते हैं। वे लोग अल्पकाल के लिए लोगों की वाहवाही लूटते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट बटोरते हैं, लेकिन बाद में उनके अनुयायी समझ जाते हैं कि उनसे भूल हुई। उन्हें जो पथ दिखाया गया था वह युक्ति का पथ नहीं था। उनके नायक, उनके मार्गदर्शक स्वयं तो भाव प्रवणता के गलत प्रवाह में बह गए और साथ ही साथ उन्होंने पूरे समाज को भी गलत रास्ते पर झोंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज भी पतन के गर्त में गिर गया, ध्वस्त हो गया। इसलिए जिन लोगों ने पहले अपने जिन तथाकथित नायकों की बातों पर, उनके कार्यों पर वाहवाही की थी, वही लोग उनकी भर्त्सना करने लगते हैं। श्रद्धा भाव के बदले अपने मन में अपने पूर्व नायकों के प्रति अश्रद्धा का भाव आ जाता है। यही कारण है कि अतीत के किसी कालखंड में जिनकी तूती बोलती थी, समाज के हर क्षेत्र में जिनका प्रभाव था, जो लोग वैभवशाली राज सिंहासन पर बैठे थे, उनकी सारी प्रतिष्ठा, सारा गौरव नष्ट हो जाता है और उनका राज सिंहासन भी धूल में मिल जाता है। इतिहास से हमें यही शिक्षा मिलती है। कभी जिन्हें कंधों पर बिठाकर नाचे थे, जिन्हें जरूरत से ज़्यादा गौरव प्रदान किया था, सिंहासन पर बैठाया था, बाद में उन्हीं लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीटा और नीचे गिरा दिया और कहा, तूने हम लोगों की अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, बस अब तेरे दिन समाप्त हो गए। और जो लोग युक्ति के पथ पर चलते हैं, वे लोग ही महान काम कर पाते हैं। यह भी हो सकता है कि वे कोई बहुत बड़ा काम न कर सकें, कोई उल्लेखनीय काम न कर सकें, किंतु उनके द्वारा समाज की क्षति नहीं होती, और चूंकि उन्होंने समाज किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए अपने जीवन काल में वे लोग जो भी थोड़ा बहुत सम्मान पाते हैं, वह सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। भौम भाव प्रवणता और कुसंस्कार। जो भौम भाव प्रवणता सबसे पहले मनुष्य की भाव संपदा पर आघात करती है, वह क्या है? वह व्यष्टि की भावनाओं के एक सीमित भूखंड पर केंद्रित करके उसकी भाव प्रवणता को उसी ओर बहा ले जाती है। वह अपने आँख कान खोलकर यह भी सोचना समझना भूल जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह उचित है या अनुचित, युक्तिपूर्ण है भी या नहीं। उस परिस्थिति में भाव प्रवणता उसकी युक्ति का स्थान ग्रहण कर लेती है और बाद में व्यष्टि की युक्तिपूर्ण और तार्किक बुद्धि को सदा के लिए हटाकर कुसंस्कार उसके मन में घर कर जाता है। यही कारण है कि जितने भी मजहब या धर्ममत, अर्थनीति, राजनीति और समाज नीति भौम भाव प्रवणता पर आधारित है, प्रायः वे सभी आरंभ से ही अंधविश्वास के हाथों अपने को बेच देते हैं। जितने भी मजहब हैं, वे मुंह से तो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, किंतु भीतर ही भीतर भाव प्रवणता के दबाव में रहते हैं। भाव प्रवणता उन मजहबों को अंधविश्वास के महासागर में, दलदल में परिणित कर देती है, जिससे मनुष्य फंसकर रह जाता है और युगों युगों तक उसी दलदल में फंसकर छटपटाता रहता है। उसकी अग्रगति सदा के लिए अवरुद्ध हो जाती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मजहबी मामलों की तरह सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष भूखंड और उसकी भौगोलिक स्थिति को केंद्र में रखकर तो भाव प्रवणता काम करती है। उसमें मनुष्य दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, दूसरों के प्राण रस को चूसकर अपने विकास में संलग्न रहता है और उसी को जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया समझने लगता है। उस दिन मैंने यह भी कहा था कि इस मनोवृत्ति से फासिज्म का जन्म हुआ, उपनिवेशवाद पैदा हुआ, पूंजीवाद की स्थापना हुई, अल्पसंख्यकों का शासन प्रारंभ हुआ, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी सामने आई,
इसी से समझ लो कि यह मनोवृत्ति कितनी भयानक है और समाज की प्रगति में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ये सभी दृष्टांत समाज जीवन में भौम भाव प्रवणता की विनाशकारी विभीषिका को दर्शाते हैं। अर्थनैतिक क्षेत्र में भौम भाव प्रवणता का प्रभाव। अर्थनीति के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। यदि हमारे इलाके में कच्चा लोहा नहीं है, सस्ती दर पर बिजली प्राप्त नहीं है, तो भी हमारे इलाके में ही स्टील प्लांट की स्थापना होगी। यदि हमारे क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो भी हमारे क्षेत्र में ही तेल शोधक कारखाना खुलेगा। इसी को भौम भाव प्रवणता पर आधारित अर्थनीति कहते हैं। एक ताज़ा दृष्टांत दे रहा हूँ। अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल के कच्चे जूट पर दंडी, ब्रिटेन का एक नगर, में जूट उद्योग फला फूला। बाद में वहाँ का तैयार माल बंगाल के बाजारों में बिकने के लिए लाया जाता था। क्या यह अजीब स्थिति नहीं है? यह बंगाल की संपदा का दुरुपयोग हुआ। जूट बंगाल की संपदा थी और उस पर आधारित उद्योग धंधे बंगाल में ही स्थापित हो सकते थे और दंडी के लिए यह एक अव्यावहारिक नीति हुई, क्योंकि बंगाल से जाने वाले जूट के अभाव में वहाँ के उद्योग कभी भी बंद हो सकते थे और यदि दंडी में निर्मित जूट का तैयार माल बंगाल के बाजारों में न बिके तो भी दंडी के उद्योग बंद हो जाते। इन परिस्थितियों में अर्थात दंडी को कच्चा माल मिलता रहे और बंगाल के बाजारों में वहाँ के तैयार माल की खपत होती रहे, इसके लिए औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र उपनिवेशवाद, आर्थिक राजनीतिक फासिज्म और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार का सहारा लेते हैं। उन्हें कच्चा माल लगातार मिलता रहे और उनका तैयार माल बाजारों में बिकता रहे। इसके लिए वे परिस्थितियों का दबाव पैदा करके अपने चारों ओर एक विशिष्ट क्षेत्र, सैटेलाइट एरियाज का निर्माण करते हैं। विकासशील और अविकसित राष्ट्र जब विकसित राष्ट्रों की इस दुर्भावना को, षड्यंत्र को समझ लेते हैं तो उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिससे विश्व शांति विपद में पड़ जाती है। वर्तमान परिस्थिति में बंगाल में पैदा होने वाला जूट बंगाल के कारखानों के लिए अपर्याप्त है, इसलिए बाहर से भी जूट खरीदना पड़ता है। जूट उद्योग को यदि लाभप्रद बनाना है, यदि उसे ठीक तरह चलाना है, तो भौम भाव प्रवणता को छोड़कर विवेक के पथ पर चलना होगा। बंगाल में पैदा होने वाले जूट से जितने जूट मिल सकते हैं उन्हें ही चलाना होगा और बाकी सभी जूट मिलों को बंद करना होगा। जो मिल चलेंगे उनमें भी जूट के विभिन्न प्रकार के सामान तैयार करने के बदले विभिन्न वर्ग के जूट के धागे बनाने होंगे। फिर जूट सहकारी संस्था के माध्यम से उन धागों को किसानों और बुनकरों के बीच बांटना होगा। वे सहकारी संस्थाएं केवल उसी माल का उत्पादन करेंगी जिनकी बंगाल में और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मांग है। व्यावहारिक धरातल पर हम देखते हैं कि बंगाल में धागों से बनी वस्तुओं का अत्यंत अभाव है। जूट सहकारी संस्थाओं में निर्मित माल उस अभाव को दूर करेगा। आर्थिक विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था से जूट सहकारी संस्थाओं के मिलने वाला लाभ जनसाधारण तक पहुंचेगा। विशाल जूट मिलों में धागों का निर्माण करने के बदले यदि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जूट के कच्चे माल को छोटे छोटे शहरों के कुटीर उद्योगों में बांटकर धागों का निर्माण वही कराया जाए तो और भी अच्छा होगा। भौम भाव प्रवणता पर निर्भर मजहब की विभीषिका। जो भी हो, अब फिर से मूल विषय की चर्चा करें। मैंने पहले ही कहा है, भौम भाव प्रवणता पर आधारित अर्थनीति समाज जीवन को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। वहाँ तर्क, विवेक या युक्ति की परवाह कोई नहीं करता। तर्क का गुण केवल मनुष्यों को ही मिला है, पशु तर्क नहीं कर सकते। यही बात अर्थात तर्क या युक्ति को भूलकर जो भी मन में आए वही करने की बात भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब पर भी लागू होती है। अमुक देश में अमुक तीर्थ स्थान ऐसा है जहाँ मनुष्य की बात तो दूर, यदि कौवा भी मर जाए तो वह सीधे स्वर्ग जाएगा। अतिशयोक्ति के रूप में कोई कहता है, मैं वृंदावन का दास हूँ,
यह भौम भाव प्रवणता की चरम सीमा है। वृंदावन एक स्थान है जहाँ चारों तरफ मिट्टी बिखरी हुई है। अरे भाई, उसका दास कैसे हो गया? लगता है कि तेरी विवेक बुद्धि कहीं खो गई है, तभी तू ऐसा बोल रहा है। कोई और कहता है, मैं वृंदावन का दास नहीं हूँ, वरन वहाँ की धूल हूँ। तू मनुष्य है, तेरे शरीर का निर्माण 5 भौतिक तत्वों से हुआ है। आखिर किस दुख के कारण तू केवल धूल बनना चाह रहा है? एक और महाशय एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं धूल नहीं हूँ, मैं तो वृंदावन के कौवे की विष्ठा हूँ। यह तो अतिशयोक्ति की चरम सीमा है। इन लोगों के लिए तर्क का युक्ति का कोई महत्व नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यही है भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब धर्ममत की अभिव्यक्ति। कोई कह रहा है, मरना तो है ही, काशी जाकर मरेंगे। अरे भाई, सभी देश एक समान है, सभी परम पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं। धर्म की सर्वमान्य व्याख्या कहती है कि ईश्वर सर्वत्र है, विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर्विश्वम इदम जगत। वे लोग धर्म के इस सार तत्व को भूल बैठे हैं। अंततः काशी को केंद्रित करके ही उनका धर्म खड़ा हुआ है। यही है भौम भाव प्रवणता पर आधारित धर्ममत। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसी तीर्थ स्थान का दर्शन कर लो तो स्वर्ग में एक बंगला सुरक्षित हो जाएगा। यह कैसी मनोवृत्ति है? जब सभी दिशाएं समान हैं तो केवल पूर्व की ओर देखकर ही पूजा क्यों की जाए? यह भी कोई बात है? सभी देश, सभी दिशाएं एक समान है। एषो ह देवः प्रदेशो हनु सर्वा पूर्वो हजात स उ गर्भे अंतः। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ऊर्ध्व, अधः, सभी दिशाओं में मेरे परम पुरुष व्याप्त हैं। यदि कोई किसी एक दिशा को महत्व देता है तो इसका मतलब हुआ कि वह भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब को मानता है, धर्म नहीं बल्कि उपधर्म के पथ का अनुसरण कर रहा है। भौम भाव प्रवणता मनुष्य की भाव संपदा का सबसे बड़ा शत्रु। अंततः इसका परिणाम क्या होता है? जो धर्ममत, अर्थनीति, समाजशास्त्र और समाजवाद इत्यादि किसी भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, वे सभी लोगों के मन को किसी सीमित भूखंड या किसी विशेष दिशा तक ही सीमित कर देते हैं। जो देश उनकी निर्धारित भौगोलिक सीमा में नहीं आते और जो दिशाएं उनकी पूजनीय दिशाओं से मेल नहीं खाती, वे सभी अपवित्र व नापाक हो जाते हैं। और इस तरह पवित्रता अपवित्रता की स्वनिर्मित परिभाषा के अनुसार कुछ लोगों को पूर्व दिशा पवित्र लगती है तो कुछ पश्चिम दिशा को पवित्र मानते हैं। और जब इन दोनों समूह के लोगों की भावनाएं आपस में टकराती हैं तो उन लोगों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वे आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, मानवता को भूल जाते हैं। धर्म का मूल तत्व उन लोगों से दूर चला जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि भौम भाव प्रवणता मनुष्य की भाव संपदा का सबसे बड़ा शत्रु है। भौम भाव प्रवणता कहाँ से आया? इसका जन्म कहाँ हुआ? जहाँ भी, जब भी मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि को छोड़ देता है, विवेक के पथ को भूल जाता है, वहीं पर भौम भाव प्रवणता उसे जकड़ लेती है। भौम भाव प्रवणता अत्यंत सस्ती वस्तु है। धर्म का भौम भाव प्रवणता से कोई संबंध नहीं है। धर्म वस्तुतः विवेक के पथ का चरम लक्ष्य है। भौम भाव प्रवणता जैसी सस्ती चीज से परम पुरुष को नहीं पाया जा सकता। महत वस्तु को पाने के लिए महत्ता अर्जित करनी होगी। बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए अधिक दाम देना होगा। परम पुरुष इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि उन्हें भौम भाव प्रवणता से प्राप्त कर लिया जाए। भौम भाव प्रवणता पर आधारित राजनीति और समाजवाद की यही स्थिति है। कुछ लोग राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते हैं और समझते हैं कि समाजवाद केवल उनके देश तक ही सीमित है।
लेकिन ऐसा नहीं होता। भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब, अर्थनीति और समाजवाद ये सब मनुष्य को केवल एक छोटे से भूखंड से ही बांधकर नहीं रखते, बल्कि